उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फुल एक्शन में है। आखिर कौन कौन से खास कार्यक्रम करने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य इन 100 दिनों में और पहले 5 प्रमुख उनके क्या एजेंडे हैं। आज बेबाक कार्यक्रम में खुद केशव प्रसाद मौर्य बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज आए हैं। केशव जी, इसके पहले भी आप इंडिया न्यूज में बेबाक कार्यक्रम में बातचीत कर चुके हैं और अब मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। केशव जी, ये बताइए कि 5 ऐसे कौन से काम हैं जो शुरुआती दौर में आप करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश कुशासन के कारण से बहुत पीछे जा चुका है। जिस राज्य की सड़कें अच्छी ना हो, जिस राज्य में बिजली उपलब्ध ना हो, जिस राज्य की कानून व्यवस्था ठीक ना हो, जिस राज्य की शिक्षा का स्तर ना सुधरे, जिस राज्य के अंदर रोजगार के पर्याप्त अवसर ना उपलब्ध हों, जिस राज्य का अन्नदाता यह महसूस करे कि उसको कोई न सुनने वाला है, ना उसको कोई देखने वाला है, ना उसकी कोई चिंता करने वाला है, वह राज्य विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी की अगुवाई में जिस दिन से भी शपथ ली है, उस दिन से लगातार पूरी सरकार का हर मंत्रालय अपनी पूरी क्षमता के साथ जनता की सेवा में समर्पित होकर के काम करने के लिए सक्रिय हुआ है। पहला लक्ष्य सार्वजनिक हो चुका है कि हम 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। लेकिन किशोर जी, इसमें एक सवाल बनता है कि बजट आवंटित हो गया है उनके लिए गड्ढा मुक्ति के लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं। देखिए, भाजपा की सरकार में, सपा बसपा की सरकार में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, बजट जो पहले आवंटित हुआ था या गड्ढा मुक्ति के लिए जो आवंटित होता था, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। जितना खर्च पहले से बजट आवंटित है, उतने ही पैसे में उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाने वाली हैं। पहले क्या होता था, जो पैसा गड्ढा मुक्ति के लिए दिया जाता था, गड्ढे तो मुक्त नहीं होते थे, लेकिन तमाम लोगों के मुक्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते थे। भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी को पूरी तरह से जर्जर बना दिया था, कंगाल बना दिया था, खोखला बना दिया था, बदनाम कर दिया। केशव जी, आपका बयान मैं पढ़ रहा था आने से पहले, तो आपने कहा था कि प्रदेश सरकार गुंडे ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं या चिन्हित किए जा रहे हैं तो उसमें किस तरह का मापदंड है? कैसे चिन्हित? निश्चित तौर से उस मापदंड वो सब सार्वजनिक है। गुंडे और अपराधी और माफिया कौन है और किन अधिकारियों के साथ उनकी सांठगांठ है, किस प्रकार से वो ठेकों को पूल कराने का काम कर लेते थे, यह सब कुछ कोई चीज छिपा नहीं है। हम लोगों ने यह तय किया है कि सबसे पहले हम ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करेंगे। ई टेंडरिंग के माध्यम से जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। गुंडे, माफिया, अपराधी इसके अंदर किसी भी कीमत पर पीडब्ल्यूडी के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी विभाग में आपको ठेकेदार के रूप में नजर नहीं आएंगे। कोई ऐसे ठेकेदार होंगे जो अच्छा काम करते होंगे, जिनका फीडबैक अच्छा होगा, ऐसे कोई आ सकते हैं, लेकिन एक जो गलत लोग हैं वह सारा दृश्य मैंने पता कर लिया है और उनके खिलाफ जो भी एक कार्रवाई की जा सकती है, उनको पीडब्ल्यूडी के टेंडरों से बाहर रखने के संबंध में उनकी जांच कराने का काम, उनको दंडित करने का काम, वो इसके हिस्से ना बन सके, इस दृष्टि से कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कई अधिकारी भी ऐसे थे जिन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ सांठगांठ करके विभाग को बहुत क्षति पहुंचाने का काम किया। तो अभी तो आपके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई नहीं है? ट्रांसफर पोस्टिंग बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा। ट्रांसफर पोस्टिंग करने से नहीं तो अधिकारियों का इलाज कैसे करेंगे? अधिकारी का इलाज एक ही है, जहां पर भी अगर रोग है, कैंसर है, फोड़ा है, फुंसी है, तो उसका इलाज तो एक ही है कि उसको कैसे इलाज करना, वो इलाज करेंगे। हम ट्रांसफर को समस्या का समाधान नहीं मानते। ट्रांसफर करने से अच्छा है, सस्पेंड करने से अच्छा है कि फिर वो उस पद पे बना रहे। हम लोगों ने तय किया है, जो दोषी पाया जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके जेल भेजने तक में भी हमारी सरकार पीछे। यानी मतलब आप जो बीमारी होगी उसको काट देंगे जड़ से? बीमारी का इलाज समुचित किया जाएगा। 15 जून तक आपने कह दिया कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और ये टारगेट आपने दे दिया है। एकदम पूरी उम्मीद है कि 15 जून तक? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, करके देंगे।
उत्तर प्रदेश की जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होकर के रहेंगी। और जहां सड़कें नहीं बनी हैं, पिछली सरकार के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में एनएच बन करके तैयार हो गए होते, लेकिन एनओसी नहीं दिया। अरे उत्तर प्रदेश में अगर सड़कें बनती तो किसके काम आती? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर परिवहन आता तो वो क्या उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं देता क्या? लेकिन पिछली सरकार ने उदासीनता दिखाने का काम किया। कई जिलों के अंदर 6000 करोड़ से अधिक की राशि जो भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले के अधिकारियों को भेज दिया। उस पैसे को निकाल करके किसानों में वितरण तक का काम नहीं हुआ था। मुझे याद है किशोर जी की शिवपाल अखिलेश यादव बार बार ये कहते थे कि शिवपाल सिंह यादव ने बसपा के ठेकेदारों को टेंडर दे दिए और उससे बड़े नाराज भी रहते थे। उसमें सबसे बड़ा एक जौनपुर के विधायक महोदय हैं, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो सबसे बड़े टेंडर मिले थे पीडब्ल्यूडी के। तो आपने अब ये नियम बना लिया है कि ई टेंडरिंग के जरिए टेंडर होंगे, जो बेहतर काम करेगा उसको काम मिलेगा और गुंडई नहीं चलेगी, ये आपने तय कर दिया एकदम। अच्छा, कैसे जो उसके अलावा और क्या प्राथमिकता है? ये तो आपने सड़क की बात बताई है। इस किसानों के अन्नदाताओं की बात हमने आपसे कही है कि अन्नदाता मेरा किसान उत्तर प्रदेश का, देखिए सबसे बड़ा काम भारतवर्ष के इतिहास में किसानों के कर्जे की माफी का इतना बड़ा निर्णय किसी राज्य सरकार ने नहीं लिया जितना बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। और यह निर्णय का मैं व्यक्तिगत तौर से इसलिए स्वागत करता हूं उसमें सारे, और हमारा किसान आज खुशी से झूम रहा है। पहली बार किसान को जो अपना गेहूं पैदा किया है, और ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी रही कि इस बार गेहूं पैदा भी बहुत हुआ है, गेहूं भी बहुत पैदा हुआ, आलू भी बहुत मिला है, आलू भी पैदा हुआ है और गेहूं भी पैदा हुआ है, और गेहूं की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और किसान आराम से जा रहा है, जो क्रय केंद्र सरकार के द्वारा खुलवाए गए हैं वहां बेच करके आ रहा है, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। कर्ज माफी, गेहूं की खरीद, ये दो बहुत बड़े निर्णय हैं। कहीं पर किसानों की किसी प्रकार की दुर्घटना, फसल जल जाए तो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कई वर्षों तक उनका मुआवजा नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर पीड़ित को मुआवजा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। व्यवस्था है सारे सिस्टम में, लेकिन उसका लाभ मेरे किसानों को, गरीबों को, गांव को नहीं मिल रहा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाई बीजेपी लाभ इसको दिलाएगी। दिला रहे हैं, आप पता करिए। अभी जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, रिपोर्ट आ रही है, अभी कल तक की सूचना के अनुसार ऐसे पीड़ित जिनको किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण इनकी फसलें जली, उनको 8 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध करा दिया गया है। केशव जी, एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम लोग मुहिम के रूप में चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस की बात हो रही है लगातार। आप भी जब संघर्ष के दौरान रहे होंगे, बच्चों को पढ़ाने की समस्याओं से दो चार हुए होंगे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी ज्यादा फीस हो गई है कि उन्होंने मध्यम वर्ग को, अगर कहिए जो नीचे गरीब आदमी है, उसकी एकदम कमर टूट गई है। और उसको लेकर आप लोग कह तो रहे हैं कि नहीं, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो कि एक आम आदमी अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए और वाजिब फीस देके पढ़ाए? देखिए, हमारा तो लक्ष्य है कि हर स्कूल अच्छा बन जाए, पहला तो प्रयास ये रहेगा। दूसरा, जो निजी क्षेत्र के स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, वहाँ पर फीस के नाम पर जो लूट मची हुई है, ये चिंता का विषय है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और जो भी आवश्यक कदम सरकार के माध्यम से उठाए जा सकते हैं वो उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसे आदेश जारी करें, कल कोर्ट में पहुंचे और वहां से स्टे लेकर के आ जाएं। हम उन तथ्यों को भी ध्यान में रखते हैं कि जो हम निर्णय करने जा रहे हैं, उन निर्णयों के कारण से ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिससे यह संदेश जाए कि हम ईमानदारी के साथ इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। और हमारी सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को हर क्षेत्र में जो सुविधा उपलब्ध हो सकती है, शिक्षा कोई व्यापार नहीं हो सकता, शिक्षा को आप शिक्षा की तरह देने का काम करें। मैं यह भी जानता हूं निजी क्षेत्र के बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से फाइनेंस करा करके कॉलेज को खोले हैं, लेकिन एक कॉलेज खोलने वाला इतनी फीस वसूलेगा कि 2 साल में उसके 4 और कॉलेज खड़े हो जाएंगे, तो यह तो ठीक नहीं है। हाँ, फीस आपको जो उचित है वो आप लीजिए, अच्छे टीचर लोगों को लाना पड़ता है, तमाम सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं जो हमारे सरकार के जो स्कूल है, जिनके शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ
लोग महसूस करते हैं कि वो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल या जो सरकार के कॉलेज हैं वहाँ जाने की जगह लोग निजी क्षेत्र के कॉलेजों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम उसकी गुणवत्ता भी सुधारेंगे। और आपको ध्यान में होगा, माननीय कल्याण सिंह जी की अगुवाई में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, हमने नकल को रोकने का काम किया और बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना जगी थी। और जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के बच्चों को किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता में मुकाबला करने के लायक हम बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसको हमारी सरकार जानने के बाद ध्वस्त करने का काम किया। किशोर जी, आपके पास मनोरंजन कर विभाग भी है। हाँ जी है। तो बहुत सारे फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, मुझे लगता है कि बधाई आपको दिए होंगे और आप कुछ सोच रहे होंगे कि भाई कैसे इसको डेवलप किया जाए। देखिए, दोनों विभाग अलग अलग है। मनोरंजन कर जो विभाग है वो केवल कर वसूली का काम करता है मनोरंजन के। लेकिन पहले मनोरंजन होगा तभी तो कर लेंगे आप। मैं विभाग के ही सीमा में न रह करके मैं सरकार के अंदर से भी यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो तमाम सारे फिल्म अभिनेताओं के साथ भेंट हुई है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के साथ भेंट हुई है। तो किससे किससे मिले अभी आप? हम लोग उनको उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया है कि आप आए यूपी के अंदर और यहाँ पर भी आकर के आप काम करें। और जो रोजगार के लिए, विशेष तौर से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रोजगार खोजने के लिए मेरे प्रदेश का युवा भाग करके बंबई जाता है, कलकत्ता जाता है, वो बंबई, कलकत्ता और हैदराबाद जाने की जगह वो यूपी के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा मतलब अपना योगदान दे कि दूसरे जो मुंबई वाले हैं उनको यूपी के अंदर आना पड़े। ऐसा माहौल देने की दृष्टि से हमारी सरकार विचार। इधर भी तो आप सरकार बनाने में लगे थे, उधर चुनाव में लगे थे। कितने दिन से फिल्म नहीं देखी आपने कोई? देखिए, मैं बहुत फिल्म जाकर के पर्दे वाली देखने की मेरी आदत भी नहीं रही कभी। परिवार के साथ आखिरी फिल्म आपने कब देखी थी भाभी जी? होगा 20 साल 25 साल पहले देखा होगा। 20 साल? तब तो भाई तो एक तो जुर्माने वाली बात कर दी आपने। जुर्माने वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में लगभग 32-33 वर्ष का समय मेरा बीता है। और इस दौरान हाँ, आजकल चूंकि टेलीविजन सामने होता है, उसमें भी बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती हैं। कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट थोड़ी थोड़ी देख के छोड़ देते हैं, लेकिन देखना इतना समय नहीं है हम लोगों के पास। नहीं, वो तो ठीक है। इसीलिए भाई देखिए, जैसा है, हर व्यक्ति का हक होता है, हर व्यक्ति का अधिकार होता है और ये अधिकार तो भाई देना पड़ेगा। ये तो जिसका जो हक है वो तो मिलना चाहिए ना। हाँ, नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। और लेकिन मेरी उतनी रुचि भी नहीं रहती है फिल्मों को देखने में। मेरी रुचि यह रहती है कि मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र, मेरा समाज हर प्रकार से आगे कैसे बढ़े और उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है। मैं अध्ययन करने में जरा ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ने का काम करता हूँ, जो बड़े बड़े लेख आते हैं उनको पढ़ने का काम करता हूँ। आप सबके न्यूज़ के चैनल तो कोई ऐसे नहीं होंगे जिनको मैं देखने का प्रयास ना करता हूँ। आपकी खबर की आप पूछें कि कल क्या चलाया गया है हमारे इंडिया न्यूज़ में, तो मैं उसका कुछ हिस्सा बता सकता हूँ। मुझे ये बताइए कि आजकल आपके यहाँ रोज मीटिंग हो रही है, सुबह मीटिंग हो रही है, शाम को मीटिंग हो रही है, 1-1 बजे तक मीटिंग हो रही है। जो बहुत सारी मंत्री हैं, उनकी पत्नियों, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, बोली कि अगर इस तरह की स्थिति है तो आप लोग कमरा वहीं बनवा लीजिए, वही खाना खाइए, वही सो जाइए। जो हालात लग रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए? नहीं, वो स्वाभाविक तौर से जो परिवार के दायरे में जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे माननीय मंत्रीगण की पत्नियां हैं, उनको जरूर ये लगता होगा कि 1 बजे रात्रि तक अगर बैठक होगी तो फिर परिवार के साथ कैसे समय बीतेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो यह प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम चल रहा है बहुत शानदार है। हमारे कई जो पुराने मंत्री रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके लिए तो बहुत ऐसा नहीं होगा, लेकिन वह संख्या बहुत छोटी है। और जो मंत्रिमंडल के अंदर पहली बार आए और सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, केंद्र सहायतित योजना हो, उनको सबको जानने का बहुत मौका मिला। मैं भी सार्वजनिक जीवन में, मैंने आपको बताया कि मेरा लंबा समय बीता है राजनीति के अंदर भी, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में मेरा एक जो कार्यकाल रहा है और मैं एक सक्रिय भूमिका में सदा रहा हूँ। और उस सक्रिय भूमिका में जो मैं जान पाया था, मैं ये कह सकता हूँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो जाना हूँ, उसमें मैं पहले जो जानता था वो 20% था, 80% अतिरिक्त मुझे जानने को मिल रहा है। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है। मतलब आप कहना चाहते हैं, आप कहना ये चाहते हैं कि 1 बजे तक मीटिंग रोज रखिए? नहीं, रोज नहीं है, अभी 1 सप्ताह का मामला बचा है। अधिकतम विभागों के प्रेजेंटेशन, मतलब महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। ये केशव जी की तरफ से आश्वासन मिल गया कि 1 सप्ताह का मामला है। हाँ, ये छोटे समय का मामला है और यह महिलाओं के भी हित में है, बच्चों के भी हित में है, उत्तर प्रदेश के भी हित में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य से कानून व्यवस्था को लेके और शराब
बंदी को लेकर लगातार कई जिलों में रोज कुछ न कुछ तोड़फोड़ हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार शराब बंद करने जा रही है? वेलकम बैक। हम लोग बातचीत कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से। केशव जी, चंदौली से एक मामला आया था, एक विधायक को 10 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी दी गई थी। उसमें मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद कुछ लोग पकड़े गए। विधायक महोदय का कहना है, आज हमारी फोन से उनसे बातचीत हो रही थी, मतलब फोनों पे थी वो हमारे इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में। उनका कहना था कि कप्तान ने उनका नहीं सुना, सीओ ने उनका सुना, एडिशनल एसपी ने उनका। अगर आपके विधायकों की अगर इस तरह से बेकदरी होगी तो मैं समझता हूं कि कानून का राज कायम नहीं हो सकता। देखिए, इसको सबको रोका जाएगा। अभी आप समझ सकते हैं, अभी सरकार को बने हुए बहुत थोड़ा समय हुआ है। 25 दिन हो गया किशोर जी, और 18 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 25 दिन का समय हुआ है, ये मैं मानता हूं। और 18 तारीख को 1 महीने हो जाए, 19 तारीख को 1 महीने हो जाएगा, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आप जा करके अगर सर्वे करेंगे तो लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ। घटनाक्रम होंगे, मैं ये नहीं कहता कि हम 100% सारे अपराध रोक लिए हैं, 100% ऐसे जो तत्व हैं उनको पूरी तरह से खदेड़ कर बाहर कर दिए, उनको जेल भेज दिया, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि अधिकारी अभी वही हैं जो पहले थे। हमने उनसे ये अपेक्षा की थी कि हमारी सरकार जो आई है उसकी भावना ये नहीं है कि हम कोई बदले के भाव से ऐसे कोई निर्णय ले, इसलिए अवसर दिया गया था कि भाई आप ठीक तरीके से अगर जिले चलाओगे, थाने चलाओगे, तहसील चलाओगे तो सरकार कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन जहां पर ध्यान में आएगा कि अधिकारी सही तरीके से जो काम करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, केवल वो इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब उनका ट्रांसफर ऑर्डर आएगा, कब वो यहाँ से विदा होकर के जाएंगे, और जिन्होंने कार्य के प्रति लापरवाही बरती है, मैं समझता हूँ कि किसी भी इस स्तर के अधिकारी के द्वारा ऐसा होना नहीं चाहिए। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक साधारण नागरिक भी अगर कोई शिकायत थाने में लेकर के जाए, सीओ के पास जाए, एसपी के पास जाए, तो भी उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एंटी डोमियो का अभियान आपने चलाया, उससे बहुत सारे लोगों को राहत मिली होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्कूल के आसपास जो शोधे घूमते थे वो वहां से पलायित हो गए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए जिसमें पुलिस को जो काम करना चाहिए था उससे वो 4 हाथ आगे निकल गए। आज ही 2 घटनाएं हुई। एक घटना मेरठ में हुई, पुलिस ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद आप लोग के कहने के बाद भी कि जो बालिग है, जो स्वतंत्रता से अपने से घूम रहा है, आप उसको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके की घटनाओं पे किशोर जी अंकुश जो लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से भी सभी ऐसे पुलिस विभाग के एक अधिकारी को, थानेदार को, सभी जो पुलिसकर्मी उनको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई बहू, बहन, बेटी, छात्रा, महिला अपने घर से निकल करके कॉलेज जाए, चाहे ऑफिस जाए, चाहे बाजार में जाए, चाहे किसी अपने खेत में जाए, उसको डर नहीं लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई ऐसा मतलब आवारा व्यक्ति है जो उनको छेड़ने का, उनको गलत भाव से देखने का साहस करेगा। हमारी मंशा ये है, कोई 2 मित्र अगर आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, कोई 2 दोस्त आपस में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, कोई पति पत्नी जा रहे हैं और पुलिस को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कम आयु के हैं और ये पति पत्नी हो सकते हैं, कोई बहन भाई भी जा सकता है, कोई गुरु शिष्य भी जा सकता है। हाँ। गुरु शिष्य को भी उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, किसी को तो इस प्रकार की घटनाएं जो अगर कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं तो उनको रोके जाने के संबंध में अधिकारियों को फिर से कड़े निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन हमारी मंशा एकमात्र है कि स्कूल में जाने वाली किसी छात्रा को, सर्वी किसी नौकरी पेशे में है तो किसी नौकरी पेशा वाली महिलाओं को, मार्केट में जाकर के खरीदारी करने के लिए कोई जा रही है ऐसी किसी माता बहन बेटी को डर नहीं लगना चाहिए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार की मंशा ये है। किशोर जी, मुझे याद है कि जब आप लोग भारी मतों से जीत गए, आपका बहुत बड़ा बहुमत था, तो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। इतने दिनों में कोई ऐसा वाकया बताइए जिसने आपको भावुक कर दिया हो, कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपको लगा होगा कि आज हमने जो 32 साल की राजनीति की है ये उसका कॉम्प्रहेंशन है, उसका प्रतिफल है। आपको लगा होगा कि एकदम मन भर गया हो। मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबे समय से हूँ और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जीवन जो लोग अभी नहीं जानते हैं, जिस दिन उनके पूरे जीवन का
सच जान जाएंगे, इतनी श्रद्धा हो जाएगी कि मैं अगर कुछ और कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये अपने नेता को बहुत बड़ा स्वरूप देना चाहते हैं। लेकिन वो भारत माँ के लिए, भारतवर्ष के लिए जितना परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जितना पढ़ने का काम करते हैं, उनकी एक एक शब्द ऐसा लगता है कि जैसे महामंत्र हो गए। देखा हम लोगों ने, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी जब इतनी बड़ी विजय मिली तो लोग विजय के अहंकार में डूब जाते हैं। मैं तो इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि यह ध्यान रखें, भाजपा के कार्यकर्ता ध्यान रखें कि यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट दिया है और यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। मैं थोड़े समय में बड़ी संख्या में लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित है, बहुत सारे लोग आते हैं। आज एक बहन आई, उसके पति को कैंसर था और वो रोने लगी मेरे सामने। उसी समय मेरे पास एक और दूसरा ग्रुप आ गया, वो मुझे साफा बांध रहा था, मुझे चांदी का मुकुट बांध रहा था। और वो महिला कह रही थी मेरे पति, मैं बहुत व्यथित हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पति की इलाज की व्यवस्था करा दो। मैंने तुरंत KGMC में तुरंत फ़ोन करने का काम किया, उनको इलाज करवाने का काम किया, एडमिट करवाने का काम किया। और जो मुकुट उन्होंने मुझे दिया था, मैंने कहा उनको जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसे की व्यवस्था भी कराई, मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। और ये उस बहन को ये मुकुट उसको दो कि ये मुकुट की मुझे ज़रूरत नहीं है, उस बहन को जरूरत है, उसको दे दो और इससे जो पैसा मिलता है वो अपने पति की इलाज के लिए खर्च करे। और कोई असुविधा हो तो वह असुविधा होने पे यहाँ पर जो बैठे हुए मेरे साथ जो लगे हुए कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको मैंने कहा नजर रखिए और पूरी व्यवस्था जो कर सकते हैं करेंगे। आज ही मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की। मैंने कहा कि कई ऐसे पीड़ित आते हैं जो त्वरित सहायता की अपेक्षा करते हैं और पैसा नहीं चाहते, वो इलाज चाहते हैं। अब मैंने बात किया उसी समय PGI के डायरेक्टर से, मैंने कहा ऐसी परिस्थिति मेरे सामने है और इस महिला का दर्द मुझसे न देखा जा रहा है न सहा जा रहा है, तो इसका क्या रास्ता निकाले। तो उन्होंने कठिनाई जो बताई, उनके यहाँ सिस्टम है कि जब तक पैसा जमा नहीं होगा तब तक कोई इलाज शुरू नहीं कर सकते और उसका क्या रास्ता निकाला जाए। मैंने आदरणीय योगी जी से अभी चर्चा किया भी, मैं शाम को जब एम्बुलेंस हम सब लोग हरी झंडी दिखा रहे थे उस समय मैंने कहा ये प्रॉब्लम जो आ रही है और बड़ी संख्या में और दिन भर इस प्रकार की पीड़ा से ग्रसित बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुझे लगता है कि इलाज के लिए बिलखता हुआ कोई नागरिक सरकार के दरवाजे पर उसको आने की आवश्यकता ना पड़े। अगर वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है और किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया है और वो इलाज कराने में अगर सक्षम होता तो शायद हम लोगों के पास नहीं आता। इसलिए ऐसे लोगों को इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं अपने नेतृत्व से इसलिए प्रभावित रहता हूं कि उनके लिए जैसे सबका साथ सबका विकास, गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, इस भावना से जो सेवा करने का काम करते हैं और जो संदेश देने का हम सबके लिए एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, यह सरकार उनकी भी है, यह सरकार उनकी भी है, सबकी है। अब हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है, हम भेदभाव से मुक्त उत्तर प्रदेश की जनता की 22 करोड़ जनता के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, काम करेगी। और मेरे लिए तो चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, चाहे मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो, उनके साथ अध्यक्ष के नाते मुझे बहुत मौका मिल गया। 1 वर्ष के अंदर ही इतना मौका उनके साथ मिल गया कि किशोर जी, ये मैं कह रहा था कि आपको प्रधानमंत्री जी ने भी मना लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना लिया। जब हम लोग खबर कर रहे थे, जब हम लोग मुख्यमंत्री के पद के नाम को चला रहे थे कि भाई केशव प्रसाद मौर्य नंबर 1 में है, फलाने नंबर 2 में है, फलाने नंबर 3 में है, कैसे माने, कैसे सब क्या हुआ? ये तो मैं मतलब बड़ा अचंभित है क्योंकि दोनों लोगों ने आपको कैसे मना लिया? आप मनाने की जब जरूरत पड़ती तब मनाना पड़ता, यहाँ मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो नहीं, कार्यकर्ता तो वो दोनों लोग भी हैं। देखिए कार्यकर्ता से तो नेता बने, कार्यकर्ता हूँ। मेरा कोई ऐसा क्लेम नहीं था जो मेरा क्लेम आप मेरे पक्ष में कोई खड़ा कर दिए थे कि मुझे मनाने की कोई आवश्यकता मेरे नेतृत्व को पड़े। मेरे आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनका सहयोगी है। किशोर जी, बड़ी विभाग आप बता रहे हैं, बातें बताई। इधर जब से योगी जी आए हैं तब से भगवा कपड़े पहनने का बड़ा ट्रेंड हो गया है, कुछ लोगों ने बाल मुड़वाने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा है लगातार ये चीजें चल रही हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य भी अब एक आइकॉन बन गए हैं। लोग केशव जी के बारे में लगातार सर्च कर रहे हैं। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो पता लगा, अभी मैं जब आपसे यहाँ आने के पहले जब चीजें बना रहा था, क्वेश्चन बना रहा था, तो हमने देखा कि भाई लोग क्या आपको सर्च कर रहे हैं, आपके
आपकी जो विशेषताएं हैं उसको सर्च कर रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं। मैंने देखा कि तमाम तरीके के लोग हैं। तो क्या ऐसा कोई ट्रेंड लग रहा है आपको कि युवा में केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ डेवलप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों का लक्ष्य ये नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या डेवलप कर रहे हैं। मेरा यही लक्ष्य है कि मेरा देश कितना डेवलप कर रहा है, मेरा प्रदेश कितना डेवलप कर रहा है। और मैं यह कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आने के बाद काम प्रारंभ किया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, ये कह सकता हूँ देश को अब दुनिया में नंबर 1 होने पे और प्रदेश को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने से अब कोई रोक नहीं सकता है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी को व्यक्तिगत अगर बढ़ने की चाह होती है तो वो व्यक्तिगत, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जब अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकार के नाते जिम्मेदारी होती है, तो उसका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। ये जो सत्ता में आने के बाद जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, सरकार के माध्यम से जो सेवा का अवसर मिला है, कुछ दूसरे दलों को ये जरूर रहा है कि सत्ता मिले तो स्वयं का विकास कर लो और इतना विकास कर लो कि आने वाले समय में जब भी कभी राजनीति के अंदर अपना स्थान बनाना हो या कुछ करना हो तो आने वाली 100 पीढ़ियों का प्रबंध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सत्ता कमाने का नहीं, सेवा करने का आधार है। केशव जी, अब आप मंत्री बन गए हैं, अभी कहा जा रहा है कि कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आने वाला है, आपकी सीट भी खाली हो रही है, तो आपने किसी को खोजा, कौन रहेगा? आपने कोई सलाह दी अपने केंद्रीय नेतृत्व को? देखिए, बिना मांगे कोई सलाह देने का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। जब मेरे नेतृत्व को मुझसे कोई सलाह की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर से मेरे जो ध्यान में आएगा मैं दूंगा। और मेरा नेतृत्व इतना परिपक्व है, इतना समझदार है कि मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को एक ऐसी अवस्था में मैं कभी सोच नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य के अंदर मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी। मैं सोच नहीं सकता था कभी मुझे विधायक बना। 5 वर्ष यह मेरे मुझे याद है जब आप प्रदेश अध्यक्ष बन के आ रहे थे तो हमारी और आपकी मुलाकात कानपुर के रेलवे स्टेशन पे हुई थी। जी, निश्चित तौर से। और वो इंटरव्यू मुझे याद है कि किन परिस्थितियों में मैंने इंटरव्यू किया था और किन परिस्थितियों में आपने इंटरव्यू दिया था। निश्चित तौर से तो बड़ा अद्भुत संयोग था ये। चलिए केशव जी, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां हैं कि आप लगातार जो है देश की, प्रदेश की तरक्की करें और जो आपने ठाना है खास तौर पे संकल्प पत्र में 100 दिनों में उसको पूरा करने का काम करें। और ऐसे ही जिस तरह से आपके मन में भाव है लोगों की मदद करने का, वो आप मदद करते रहें। तो आज के बेबाक कार्यक्रम में आपने सुना कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सवालों का बेबाक जवाब दिया। अगले सप्ताह हम फिर किसी नई शख्सियत से मिलेंगे और पूछेंगे उनसे बेबाक सवाल। तब तक के लिए देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।